नमस्ते। आज मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कहानी काबुली वाला सुनाने जा रही हूँ। कहानी इस प्रकार है। मेरी छोटी बेटी मीनी 5 वर्ष की थी। उससे पल भर भी बात किए बिना चैन नहीं मिलता था। दुनिया में आने के पश्चात भाषा सीखने में उसने सिर्फ 1 ही वर्ष का समय लिया था। उसके पश्चात से जब तक वह जागती रहती है, उस वक्त का एक भी पल वह खामोश रहकर नहीं बैठती। उसकी माँ कभी कभी डांट डपट कर उसका मुंह बंद कर देती है, पर फिर भी मैं ऐसा नहीं कर पाता। मिनी अगर थोड़ी देर भी चुपचाप रहती है तो वह अजीब सी लगने लगती है। मुझसे भी उसकी खामोशी अधिक देर तक सही नहीं जाती, और असली बात तो यह है कि उसके साथ मेरी वार्तालाप कुछ अधिक उत्साह के साथ चलती है। सवेरे उठकर मैं अपने उपन्यास का 17वां अध्याय लिखना आरंभ करने जा ही रहा था कि मिनी ने आकर कहना आरंभ कर दिया, बाबू, रामदयाल दरवान काका को कौवा कह रहा था। वह कुछ नहीं जानता है ना बाबा? संसार की भाषाओं की विभिन्नताओं के विषय में मैं उसे कुछ ज्ञान देने ही वाला था कि उसने दूसरी बात छेड़ दी। सुना बाबू, भोला कह रहा था कि आकाश से हाथी सूंड से पानी बिखेरता है तभी वर्षा होती है। ओ माँ, भोला झूठ-मूठ ही इतना बोलता है, बस बोलता ही रहता है, दिन रात बोलता ही जाता है। बाबू, इस विषय में मेरी राय के लिए जरा सा भी इंतजार किए बिना वह चट से पूछ बैठी, क्यों बाबू, अम्मा तुम्हारी कौन होती है? मैंने मन ही मन कहा, साली, और मुख से कहा, मिनी तू जाकर भोला के साथ खेल। मुझे अभी बहुत कार्य करना है। लेकिन वह मेरी लिखने की मेज के पास मेरे पैरों के पास बैठ गई और दोनों घुटने और हाथ हिला हिलाकर अपना मुख चलाते हुए रटने लगी, आगडुम बगडुम घोड़ा डुम साजे। उस वक्त मेरे उपन्यास के 17वें अध्याय में प्रताप सिंह कंचनमाला को साथ लेकर घुप अंधेरी रात में कारागार की ऊंची खिड़की से नीचे नदी के जल में कूद रहे थे। मीनी को देखते ही पल भर में रहमान का आग उगलता चेहरा उजली हंसी में खिल उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसलिए झोली के विषय में दोनों मित्रों के बीच पुरानी बहस न छिड़ सकी। मिनी आते ही उससे पूछ बैठी, तुम ससुराल जाओगे? रहमान ने हंसकर बताया, वहीं तो जा रहा हूँ। उसे लगा उसने इस उत्तर से मिनी मुस्कुराई नहीं। तब उसने हाथ दिखाते हुए कहा, ससुर को मारता, लेकिन करूँ क्या, हाथ बंधे हैं। उस व्यक्ति को संगीत चोट पहुंचाने के अपराध में रहमान को कई वर्ष की कैद की सजा हो गई। रहमान के विषय में मैं धीरे धीरे भूल ही गया। हम लोग जब अपने अपने घरों में नित्य के कामों में लगे हुए आराम से दिन व्यतीत रहे थे, तब पर्वतों पर आज़ाद घूमने वाले व्यक्ति जेल की दीवारों में कैसे अपने समय गुजार रहा होगा, यह बात कभी हमारे मन में आई ही नहीं। चंचल मन मिनी का बर्ताव तो और भी शर्मनाक था। यह बात उसके बाप को भी माननी पड़ी। उसने बड़े ही बेडौल तरीके से अपने वस्त्र मित्र को बुलाकर पहले से नवी सईस के साथ दोस्ती कर ली। फिर जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ने लगी, वैसे वैसे दोस्तों के बदले एक के एक पश्चात एक सहेलियां जुटने लगी। यहाँ तक कि अब यह अपने बाबू के लिखने के कमरे में भी नहीं आती है।
मेरी और मीनी की एक प्रकार की कुट्टी हो गई थी। साल दर साल गुजरते रहे, फिर सर्दियों का मौसम आ गया। मीनी की शादी तय हो गई। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में ही उसका विवाह हो जाएगा। कैलाश वासिनी पार्वती के साथ साथ मेरे घर की आनंद मीय भी पिता के घर छोड़कर अपने पति के घर चली जाएगी। बड़े ही मनभावक तरीके से आज सूर्योदय हुआ है। बरसात के बाद सर्दियों की नई धुली हुई धूप ने जैसे सुहागे में लगाए गए स्वच्छ और खरे सोने का रंग अपना लिया है। कलकत्ता के गलियारों में आपस से सटी टूटी ईंटों वाली गंदी इमारतों पर भी इस सूरज की चमक ने एक अनोखी छटा बिखेर दी है। हमारे घर पर भोर की बेला से ही शहनाई बज रही लग रहा है, जैसे वह शहनाई मेरे हृदय में पसलियों के अंदर रोती हुई बज रही है। उसका करुण भैरवी रंग राग जैसे मेरे सम्मुख खड़ी बिछोर की पीड़ा को जाड़े धूप के साथ दुनिया भर में फैलाए दे रहा है। आज मेरी मीनी का पाणी ग्रहण है। आज सवेरे ही बड़ी चहल पहल और लोगों का हमारे यहाँ आना जाना आरंभ। यह सुनकर मीनी ससुर नाम के किसी अजनबी प्राणी की हालत की कल्पना कर खूब ठिठोली करती। सर्दियों के सुहावने दिन थे। पुराने समय में इसी समय राजा लोग दिग्विजय के लिए निकलते थे। मैं कलकत्ता छोड़कर कहीं नहीं गया। शायद इसलिए मेरा मन दुनिया भर में विचरता रहता है, जैसे कि मैं अपने घर के ही कोने में सदा से बसा हुआ हूँ। बाहर की दुनिया के लिए मेरा हृदय हमेशा बेचैन रहता है। किसी देश का नाम सुनते ही मन वहीं दौड़ पड़ता है। किसी विदेशी को देखते ही मेरा दिल फौरन नदी, पहाड़, जंगल के बीच एक कुटिया का नज़ारा देख रहा होता है। उल्लास से भरे आजाद जीवन का एक काल्पनिक चित्र आंखों के सामने घूमने लगता है। इधर मैं भी इतना सुस्त प्रकृति का हूँ कि अपना निवास छोड़कर जरा सा बाहर निकलने में ही दुख का अनुभव करने लगता हूँ। इसलिए सुबह अपने छोटे कमरे में मेज के सम्मुख बैठकर काबुली के गप्पे लड़ाकर बहुत कुछ सैर सपाटे का मकसद पूरा कर लिया करता हूँ। दोनों तरफ उबड़ खाबड़ दुर्गम जले हुए लाल लाल ऊंचे पहाड़ों की माला, बीच में पतले रेगिस्तानी मार्ग और उस पर मुसाफिरों के से लदे ऊंटों का काफिला चल रहा है। पगड़ी बांधे सौदागर और राहगीरों में कोई ऊंट पर तो कोई पैदल ही चला जा रहा है। किसी के हाथ में बरछी है तो किसी के हाथ में प्राचीन जमाने के चकमक पत्थर की दागी जाने वाली बंदूक थमी है। काबुली बादलों के गर्जन समान अपने स्वर में खिचड़ी भाषा में अपने वतन की विषय में सुनाता रहता है और यह तस्वीर मेरी आंखों के सामने काफिलों के समान गुजरती चली जाती है। मीनी की माँ कुछ बहमी स्वभाव वाली स्त्री है। मार्ग पर कोई आहट होते ही उसे लगता है कि दुनिया भर के शराबी मतवाले हमारे ही घर में की तरफ भागते चले आ रहे हैं। यह दुनिया हर कहीं चोर, डाकू, शराबी, सांप, बाघ, मलेरिया, सुअरों, तिलचट्टों तथा गोरों से भरी हुई है। यही उसके मन में घुमड़ता रहता है। इतने दिनों से, हालांकि बहुत ज़्यादा दिन नहीं, दुनिया में रहने के बावजूद उसके मन में यह भय अभी तक दूर नहीं हुआ। खास तौर से काबुली रहमान के विषय में तो वह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। उस पर खास दृष्टि रखने के लिए वह मुझसे बार बार अनुनय करती रहती थी। मैं उसके संदेह को हंसी में उड़ा देने की चेष्टा करता तो वह मुझे एक एक कर कई सवाल पूछ बैठती। क्या कभी किसी का लड़का चुराया नहीं गया? क्या काबुल में गुलामी की प्रथा अभी भी मौजूद नहीं है? एक लंबे चौड़े काबुली के लिए क्या एक छोटे से बच्चे को चुराकर ले जाना मामूली सी बात नहीं है?
मुझे मानना पड़ा कि यह बात बिल्कुल नामुमकिन तो नहीं, लेकिन यकीन लायक भी नहीं है। यकीन करने की शक्ति हरेक में समान नहीं होती, इसलिए मेरी पत्नी के मन में डर बना ही रह गया। मगर सिर्फ इसलिए बिना किसी दोस्त के रहमान को अपने घर में आने से मना करने की हिम्मत न जुटा सका। प्रत्येक वर्ष माह के महीने में रहमान अपने देश चला जाता है। इस समय वह अपने धन की वसूली में बुरी तरह फंसा रहता है। उसे घर घर दौड़ना पड़ता है, फिर भी वह जैसे तैसे समय निकालकर एक बार मिनी से आकर मिलना नहीं भूलता है। देखने में प्रतीत होता है जैसे दोनों में कोई साजिश चल रही है। जिस दिन रहमान सवेरे नहीं आ पाता है, उस दिन देखता हूँ कि वह शाम को अवश्य आता है। अंधेरे कमरे के कोने में उस ढीले ढाले कुर्ता पायजामा पहने, झोली झिंगोली वाले लंबे तगड़े व्यक्ति को देखकर सचमुच मन में अचानक एक भय सा व्याप्त हो जाता है। किंतु जब मैं देखता हूँ कि मीनी काबुली वाला कहकर हंसते हंसते दौड़ती चली आती है और अलग अलग आयु के दो मित्रों में पुराना सहज मजाक चलने लगता है, तो मेरा मन भी प्रसन्नता से विभोर हुए बिना न रह पाता है। एक सुबह मैं अपने छोटे कमरे में बैठा अपनी पुस्तक के प्रूफ देख रहा था। सर्दियों की समाप्ति के दिन थे, लेकिन 2-3 दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। शीत की ठिठुरन से सबके दांत किटकिटा रहे थे। खिड़कियों के रास्ते धूप आकर मेज के नीचे मेरे पैरों पर पड़ रही थी। यह धूप मुझे काफ़ी सुहावनी लग रही थी। सुबह के करीब 8 बज रहे होंगे। गुलबुंद लपेटे सवेरे सैर को निकलने वाले लोग अपनी सैर समाप्त कर घर को लौट रहे थे। इसी समय सड़क पर एक शोरगुल सा सुनाई पड़ा। देखा तो रहमान को 2 सिपाही पकड़े चले आ रहे हैं तथा उसके पीछे पीछे तमाशबीनों का झुंड चला आ रहा है। रहमान के वस्त्रों पर खून के धब्बे हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से रंगा छुरा है। मैंने घर से बाहर जाकर सिपाहियों से पूछा कि आखिर मामला क्या है। कुछ उस सिपाही और कुछ रहमान से ज्ञात हुआ कि हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति ने रहमान से उधार में एक रामपुरी चादर खरीदी थी। कुछ रुपये अब भी उसे व्यक्ति पर शेष थे, जिन्हें देने से वह साफ मुकर गया। इसी बात को लेकर हुई बहसबाजी में रहमान ने उसे छुरा भोंक दिया। रहमान उस झूठे व्यक्ति के प्रति तरह तरह की भद्दी गालियां भी बक रहा था कि काबुली वाला पुकारती हुई मीनी घर से बाहर दौड़ी चली आई। हो गया, आंगन में बांस बांधकर शामियाना लगाया जा रहा है। मकान के कमरों में तथा बरामदों में झाड़ लटकाए जाने की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। हाय हुल्ले का तो कहना ही क्या है। मैं अपने पढ़ने लिखने वाले कक्ष में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। रहमान प्रणाम करते हुए मेरे नज़दीक आकर खड़ा हो गया। आरंभ में मैं उसे पहचान न सका। उसके पास वह झोली नहीं थी, उसके वे लंबे पट्टेदार बाल नहीं थे और न ही मुंह पर चमक थी। अतः मैं उसकी मुस्कुराहट देखकर उसे पहचान गया। अरे रहमान, तुम कब आए? मैंने अचंभे से पूछा। उसने कहा, कल शाम ही को जेल से मेरी निकासी हुई है। यह बात जैसे मेरे कानों में जोर से टकराई। अब से पूर्व किसी खूनी को मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। रहमान को देखकर मेरा सारा हृदय विचलित सा हो गया। मेरी इच्छा होने लगी कि आज इस शुभ दिन पर यह आदमी यहाँ से चला ही जाए तो बहुत अच्छा हो। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक बड़ा आयोजन है, मैं उसी में व्यस्त हूँ, आज तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी बात सुनते ही वह उसी पल जाने को तत्पर हो गया, मगर फिर दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ और कुछ संकोच से कहने लगा, क्या एक बार खोखी को देख नहीं सकता?
शायद उसके मन में यही यकीन बैठा हुआ था कि मिनी अभी तक वैसी ही बनी हुई है, या उसने सोचा कि मिनी आज भी वैसे ही पहले की तरह काबुली वाला पुकारती भागती हुई आएगी और उसकी हंसी भरी अनोखी बातों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ तक कि पहले की दोस्ती की याद कर वह एक पेटी अंगूर और कागज के दाने में थोड़े किशमिश बादाम शायद किसी अपने वतनी मित्र से जुटाकर ले आया था। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज किसी से भेंट न हो सकेगी। वह कुछ उदास सा हो गया, खामोश खड़ा मेरी तरफ एकटक देखता रहा, फिर सलाम बाबू कहकर द्वार से बाहर निकल गया। मेरे दिल में दर्द की टीस सी उठी। सोच रहा था कि उसे बुला लूं, फिर देखा वह स्वयं ही जाने को तत्पर है। समीप आकर उसने कहा, ये अंगूर, किशमिश और बादाम खोखी के लिए ले आया हूँ, उसको दे दीजिएगा। सारा सामान लेकर मैंने उसे मूल्य देना चाहा तो उसने एकदम मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी है बाबू, सदा याद रहेगी। इसका मुझे पैसा। मेरा कमरा सड़क के किनारे था। अचानक मिनी अक्को बक्को तीन तिलक को खेल छोड़कर खिड़की के निकट दौड़कर गई और जोर से पुकारने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। गंदे व ढीले वस्त्र पहने, सिर पर पगड़ी बांधे, कंधे पर झोली लटकाए और हाथ में अंगूर की 2-4 पेटियां लिए एक लंबा सा काबुली धीमी गति से सड़क पर चला जा रहा था। उसे देखकर मेरी बेटी मीनी के मन में कैसे भाव जगे होंगे यह बताना जरा मुश्किल है, पर वह जोर जोर से उसे पुकार रही थी। मैंने सोचा, अभी कंधे पर थैला लटकाए एक आफत मेरे सिर पर आ सवार होगी और मेरा 17वां अध्याय पूरा होने से रह जाएगा। मगर मिनी की पुकार पर जैसे ही काबुली ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा घुमाया और मेरे घर की तरफ आने लगा, वैसी ही मिनी सब छोड़ छाड़ कर अंदर की तरफ भागी और गायब हो गई। उसके मन में एक अंधविश्वास सा उत्पन्न हो गया था कि झोली में ढूंढने पर मिनी जैसे और भी 2-4 बच्चे मिल सकते हैं। काबुली ने आकर मुस्कुराते हुए प्रणाम किया और खड़ा रहा। मैंने सोचा, हालांकि प्रताप सिंह और कंचनमाला दोनों ही बड़ी मुसीबत में हैं, फिर भी इस आदमी को घर बुलाकर कुछ न खरीदना न्यायोचित न होगा। हमने कुछ चीज़ें खरीदी। इसके पश्चात इधर उधर की बातें भी होने लगी। अब्दुल रहमान के रूस अंग्रेजी सरहदी रक्षा नीति पर चर्चा होती रही। अंत में उठते वक्त उसने पूछा, बाबूजी, तुम्हारी लड़की कहाँ हो गई? मिनी के मन में बेकार का डर दूर करने के इरादे से मैंने उसे अंदर से बुलवा लिया, पर मुझसे चिपककर खड़ी हो गई। शक भरी नजरों से वह काबुली का चेहरा और उसके झोली की ओर देखती रही। काबुली ने झोली से किशमिश और सुबानी निकालकर देना चाहा, पर उसने किसी प्रकार भी कुछ न लिया। दोगुने डर के साथ वह मेरे घुटनों से चिपकी रही। हमारा प्रथम परिचय कुछ इसी प्रकार हुआ। कुछ दिनों के पश्चात एक सुबह किसी जरूरी काम से घर के बाहर निकला तो देखा मेरी बिटिया द्वार के पास बेंच पर बैठी किसी से बेहिचक बातें कर रही है। काबुली उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ उसकी बातें सुन रहा है और बीच बीच में प्रसंग के मुताबिक अपनी राय भी खिचड़ी भाषा में जाहिर कर रहा है। मिनी के 5 साल की आयु के अनुभव में बाबू के अतिरिक्त ऐसा धैर्य रखने वाला श्रोता शायद ही कभी मिला हो। फिर देखा उसका छोटा सा आंचल बादाम किशमिशों से भरा हुआ है। मैंने आप काबुली से कहा, इस बच्चे को यह सब क्यों दिया? ऐसा मत करना,
इतना कहकर जेब से एक अठन्नी निकालकर मैंने उसको दे दी। उसने बेझिझक वह अठन्नी लेकर अपनी लंबी जेब में डाल ली। जब मैं घर लौटकर आया तो मैंने देखा उस अठन्नी को लेकर बड़ा हल्ला आरंभ हो चुका है। मिनी की माँ अपने हाथ में कुछ थामे हुए डांटकर मिनी से पूछ रही थी, तुझे अठन्नी कहाँ से मिली? मिनी ने बताया, काबली वाला ने दिया है। उसकी माँ बोली, काबली वाला ने तूने अठन्नी ली ही क्यों? मिनी रुआंसी होकर बोली, मैंने नहीं मांगी, उसने स्वयं ही दे दी। मैंने उसके पास जाकर मिनी को उस विपत्ति से बचाया और बाहर ले आया। मालूम हुआ कि काबुली के साथ मिनी की यह दूसरी भेंट भी हो। ऐसी बात नहीं थी। इसी बीच वह नित्य आता रहा और पिस्ता बादाम की रिश्वत देकर मिनी के मासूम लोभी दिल का काफ़ी अधिकार जमा लिया। इन दोनों दोस्तों में कुछ बंधी बंधाई बातें और परिहास होता रहा। जैसे रहमान को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई उसने कहने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमान बेमतलब नकियाते हुए उत्तर देता, हाथी। यानी उसकी झोली के अंदर हाथी है। यही उसके मजाक का सूक्ष्म सा अर्थ था। सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म तो हो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी इस उपहास में दोनों को बड़ा ही आनंद आता। सर्दियों की ठिठुरती सुबह में एक सयाने और एक कम उम्र की बच्ची की सरल हंसी मुझे भी बहुत नीकी लगती। उन दोनों में एक बात और भी चल रही थी। रहमान मिनी से कहता, खोखी, तू कभी ससुराल मत जाना। हाँ, बंगाली परिवार की लड़कियां बाल्यावस्था से ही ससुराल शब्द की जानकार हो जाती है, मगर हम लोगों ने थोड़ा आधुनिक होने के कारण मासूम बच्ची को ससुराल के विषय में अभी सचेत नहीं किया था। इसलिए रहमान की बातों का अर्थ वह साफ साफ नहीं समझ पाती थी। लेकिन बात का उत्तर दिए बिना चुप रह जाना उसकी आदत के बिल्कुल विपरीत था। वह प्रत्युत्तर में रहमान से पूछ बैठती, तुम ससुराल जाओगे? रहमान काल्पनिक ससुर के लिए अपना बहुत बड़ा घूसा तानकर कहता, हम ससुर को बहुत मारेगा, न दें। बाबू जैसी तुम्हारी खोखी के लिए थोड़ा सा मेवा हाथ में लिए चला आता था, मैं यहाँ इस समय कोई सौदा बेचने नहीं आया। इतना कहकर उसने अपने ढीले ढाले कुर्ते के भीतर हाथ डालकर एक मैला सा कागज़ निकाला और बड़े प्रेम से उसकी तहें खोलकर दोनों हाथ से उसे मेज पर फैला दिया। मैंने उसमें देखा, कागज़ पर एक नन्हे से हाथ के पंजे की छाप है। फोटो नहीं, तैल चित्र नहीं, केवल हथेली से थोड़ी सी कालिक लगाकर उसी की छाप ले गया है। बेटी की इस नन्ही सी याद को छाती से लगाए रहमान हर वर्ष कलकत्ता की गलियों में मेवा बेचने आता है। जैसे उस नाजुक नन्हे हाथ का स्पर्श उसके बिछड़ने से भरे चौड़े सीने में अमृत घोले रखता है। देखकर मेरी आंखें छलक गई। फिर मैं यह भूल गया कि यह एक काबुली मेवा वाला है और मैं किसी उच्च घराने का बंगाली। तब मैं यह तजुर्बा करने लगा कि जो वह है वही मैं हूँ, वह भी पिता है, मैं भी। उसकी पर्वतासानी नन्ही पार्वती के हाथ की निशानी ने ही मेरी मिनी की याद दिला दी। मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलवाया। घर में इस पर बड़ी आपत्ति हो गई, पर मैंने किसी की एक न सुनी। विवाह की लाल बनारसी साड़ी पहने, माथे पे चंदन की अल्पना सजाए दुल्हन बनी मिनी शर्म से भरी मेरे निकट आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर काबुली पहले तो सकपका गया। अपनी पुरानी बातें
अब की बार दोहरा न सका। आखिर में हंसकर बोला, खोखी तुम ससुराल जाओगी? मीनी अब ससुराल शब्द का अर्थ भली भांति समझती है। उससे पहले की भांति उत्तर देते न बना। रहमान का प्रश्न सुनकर शर्म से लाल हो गई। वो मुंह फेर कर खड़ी हो गई। काबुली से मीनी के पहले दिन की भेंट मुझे याद आ गई। मन न जाने कैसे वेदना से भर आया। मिनी के चले जाने के पश्चात एक लंबी निश्वास लेकर रहमान वहीं धरती पर बैठ गया। अचानक उसके दिल में एक बात साफ हो गई कि उसकी लड़की भी इसी बीच इतनी इतनी ही बड़ी हो गई होगी और उसके साथ भी उसे नए तरीके से बातचीत करनी पड़ेगी। वह उसे फिर से पहले वाले रूप में नहीं पाएगा। इन 8 सालों में न जाने उसका क्या हुआ होगा। सवेरे के समय सर्दियों की सुहावनी कोमल धूप में शहनाई बजने लगी और कलकत्ता की एक गली में बैठा हुआ रहमान अफगानिस्तान के ऊंचे पर्वतों का नज़ारा देखने लगा। मैंने उसे एक बड़ा सा नोट निकाल कर दिया। कहा, रहमान तुम अपने देश अपनी बेटी के पास चले जाओ। तुम दोनों के मिलन के सुख से मेरी मिनी का कल्याण होगा। यह रुपया दान करने के बाद मुझे विवाहोत्सव की 2-4 वस्तुओं कमोवेशी करनी पड़ी। मन में जैसी इच्छा थी उसी तरह का रोशनी नहीं कर सका। किले का अंग्रेजी बैंड भी नहीं मंगा पाया। घर में औरतें बड़ा असंतोष प्रकट करने लगी, मगर मंगल ज्योति से मेरा यह शुभ समारोह उज्जवल हो गया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।